धनी हमेशा की तरह अपने कमरे में आई। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली। आरास वहाँ मौजूद नहीं था। बालकनी का दरवाज़ा भी लॉक ही था। उसे लगा शायद वो स्टडी रूम में होगा। अपना सर झटक कर वो सबसे पहले क्लोजेट में से अपने कपड़े लेकर बाथरूम का डोर ओपन कर दिया है। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आरांस की नेक बैक ध्वनि की तरफ थी। वो ऊपर से नेक शावर के नीचे खड़ा था। झरने का पानी उसके गठीले बदन से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। वहीं आरांस आंखें बंद किए अपने अशांत मन को शावर के ठंडे पानी से शांत कर रहा था। लेकिन जैसे गेट खुलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वो झट से आंखें खोलकर पलटा। अपने सामने हैरानी से आंखें बड़ी किए जड़ ध्वनि को देखकर वो भी चौंक गया। वही ध्वनि अपने लाल होते चेहरे के साथ उसे देखते हुए अपना थूक गटकती है। दरअसल अब उसे आरांस का फ्रंट साइड दिख रहा था। ठंडे पानी की बौछार उसके बालों से होते हुए चौड़े कंधे से गुजरते हुए सख्त छाती को छूते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। इस वक्त आरांस हमेशा से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। आज तक ध्वनि ने कभी उसे ऐसे नहीं देखा था। आज वो भी उसके चार्म से खुद को बचा नहीं पाई थी। वो बेधड़क सुध-बुध खोए बस उसे निहारे जा रही थी। वहीं जब आरांस ध्वनि को खुद को ऐसे निहारते देखता है तो तुरंत शावर बंद करके उसकी तरफ देखते हुए हल्के तल्खी भरे लहजे में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अंदर कैसे आई तुम? उसकी आवाज़ से ध्वनि की तंद्रा भंग हुई। वो चौंकते उसे देखती है। वो मैं अब वो मैं से आगे भी बढ़ोगी? वो अपने हाथ बाल में डालकर पानी झाड़ते हुए कहता है। ध्वनि का ध्यान बार बार उसके शरीर पर फिसलती बूंदों पर जा रहा था। आरांस का हर रिएक्शन उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जल्दी ही वो खुद को उस माया जाल से बाहर निकालकर इधर उधर देखने लगती है। उसे शांत देखकर आरांस भौहें जोड़ते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे निहारने ही आई थी? उसकी सेल्फ ओवरसेस्ड बातें सुनकर ध्वनि एकदम से आंखें छोटी करते हुए कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको निहारने आऊंगी? तो फिर जवाब दो, अंदर कैसे आई तुम? मैंने दरवाजे का नॉक घुमाया, दरवाजा खुला और मैं अंदर आ गई। सिंपल। वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, जिसे आराज की बहुएं आपस में जुड़ गईं। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे बताओ, तुम अंदर क्यों आई? मैं ओवर स्मार्ट पहले से हूँ, तो मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही मेरे यहाँ आने की बात, तो ये बाथरूम है। हम जैसे नॉर्मल लोग तो यहाँ फ्रेश होने ही आते हैं। बाकी आपका नहीं पता। वो अपने हाथ फोल्ड करते हुए तिरछी मुस्कुराहट लिए बोली। वहीं आराम से इरिटेट होते हुए कहता है, मुझे भी पता है यहाँ लोग फ्रेश होने आते हैं और मैं भी फ्रेश होने ही आया था। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मैं अंदर था तो तुम अंदर क्यों आई? मुझे क्या सपना आएगा कि आप अंदर हैं? मैं रूम में आई तो रूम खाली था, इसलिए मैं फ्रेश होने अंदर आ गई। अब आपने बाथरूम लॉक नहीं किया तो उसमें मैं क्या करूं? ध्वनि उसकी बात पर तुनकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आराज उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। अगर रूम खाली है तो हो सकता है मैं बाथरूम में हूँ। अगर सोचने की बात है तो सोचने को तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि आप स्टडी रूम में होंगे। आरास उसकी हाजिर जवाबी से फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद करके दांत भींचते हुए कहता है, ओके फाइन। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं अंदर हूँ, तो अब जाओ और बाहर वेट करो। ध्वनि मुंह बनाकर बाहर चली गई और गेट इतनी जोर से पटक कर बंद किया कि आराज की आंखें बंद हो गईं। वो अपनी आंखें खोलकर कुछ पल बंद गेट को घूरता है, फिर एक नज़र खुद को देखते हुए कहता है, वो तो अच्छा हुआ आज मैं बेचैनी में अपने लोअर के साथ ही नहा रहा था, वरना तो आज कुछ और ही हो जाता। अपनी इज्जत बचने से वो राहत की सांस लेता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई थी, धोनी से हुई इस तकरार से उसकी बेचैनी शांत हो गई थी। वो वहीं टंगा हुआ अपना बाथरोब उठाता है। इस तरफ ध्वनि बाहर खुद के अनियंत्रित सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी थी। ध्वनि आज कुछ शांत सी सोफे पर बैठी हुई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। आराम आईने के सामने पार्टी वियर में तैयार था। वो अपने बाल बनाते हुए आईने में ध्वनि के अक्स को देखता है। आज ध्वनि सुबह से ऐसे ही शांत थी। आज उन दोनों की थोड़ी सी भी बात नहीं हुई थी, जिससे आरास को कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। इन दिनों से ध्वनि के साथ झगड़ने की आदत जो पड़ गई थी। आखिर में वो ही अपने गले में खराश लाते हुए कहता है, वैसे तुम पक्का अकेले रह लोगी ना? हाँ, ध्वनि बिना उसकी तरफ देखे बस इसी तरह आवाज करके जवाब देती है। तुम्हें डर नहीं लगेगा? वो अपना कोट ठीक करते हुए बोला।
डर? अब की बार वो उसकी तरफ देखते हुए भौहें उचकाकर पूछती है। आरास उसकी तरफ देखकर कहता है, इतने बड़े घर में तुम अकेली रात को रह लोगी? अगर डर लगा तो? आज तो काकी भी नहीं है, फिर कहाँ जाओगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डर बर नहीं लगता मुझे। ध्वनि बिना किसी भाव के बोली। ओके फाइन, कुछ पल रुककर, जल्दी आने का ट्राई करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है ट्राई करने की, अगर रात भर ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं। वो अपने चेहरे पर शून्य भाव लिए बोली। उसकी बात सुनकर अचानक से आराज की मुट्ठियां कस गईं। ध्वनि बार बार उसे अपने दिन गिनाती रहती थी। वो हमेशा भूल जाया करता था इस बात को, लेकिन ऐसा लगता था जैसे ध्वनि से भूलने ही नहीं देना चाहती थी। वो जानबूझकर यह बात हर बार उसे याद दिलाती थी, ताकि उसे बता सके कि यह रिश्ता हमेशा नहीं रहने वाला। आराज अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहता है, एग्जैक्टली, सिर्फ 5 दिन बाकी है। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास कैद हो जाओगी। कैद? देखते हैं। ध्वनि अजीब सी हंसी के साथ बोली। उसके एक्सप्रेशन देखकर आराज के भाव एकदम से बदल गए। क्या तुम्हें प्रूफ मिल गया? ध्वनि अचानक से शांत हो गई। उसके एक्सप्रेशन बदले, मगर वो जल्दी ही खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, हम इसके बारे में कल भी बात कर सकते हैं। अभी आपको नीचे जाना चाहिए, वरना पार्टी में लेट पहुंचेंगे आप। ध्वनि ने भले ही खुद के एक्सप्रेशन छिपा लिए हों, लेकिन आराज की तेज नजरों से उसके बदलते एक्सप्रेशन बच नहीं पाए। उसके एक्सप्रेशन अचानक से डार्क हो गए। वो बिना कुछ कहे तुरंत लंबी डग भरते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद ध्वनि चैन की सांस लेती है। आराज इस वक्त अपनी कार में था। वो तुरंत सैम को मैसेज करता है, क्या तुमने विवेक के सीक्रेट लोगों को सच पता लगाने से नहीं रोका? उधर से तुरंत रिप्लाई आया, उन सबको कुछ भी पता नहीं चलने दिया है बॉस। डोंट वरी, सिर्फ आपको सच पता है। नो, कुछ तो मिस हुआ है। उसे कहीं ना कहीं कुछ तो पता चला है। क्या मैडम को सब पता चल गया? उधर से सैम का रिप्लाई हैरानी भरी इमोजी के साथ आया। हाँ, कुछ तो, या सब कुछ। आराज इस वक्त काफी गंभीर था। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यहाँ मेरे जैसे एजेंट को ये सब पता करने में इतना वक्त लग गया, तो किसी और के तो बस की बात ही नहीं है, और वो भी इतनी जल्दी। बॉस, आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने उन सबके हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगने दी है। उसका मैसेज पढ़कर आरांश ध्वनि के बदलते एक्सप्रेशन याद करता है। वो सर हिलाकर मैसेज टाइप करता है, ओके, वो कहाँ है इस वक्त? अपने घर पे बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी नज़र उन दोनों पर बराबर बनी हुई है। उधर से सैम का रिप्लाई आया, गुड। आरांश ने टाइप किया और फ़ोन बंद करके कार की सीट से सर लगाकर आंखें बंद कर उस रात के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक। महाशिवरात्रि की रात, ध्वनि के सोने के बाद आरांश जब बाथरूम से बाहर आया, तब उसे प्राइवेट नंबर से सैम का कॉल आया। भले ही ध्वनि सो रही थी, लेकिन वो वहाँ बात नहीं कर सकता था। अगर वो उसकी आवाज़ से जाकर उसकी बातें सुन लेती तो दिक्कत होती। इसलिए वो बालकनी में जाकर सैम को कॉल करता है। एक रिंग में ही सैम ने कॉल पिक किया। हाँ बोलो, वो गंभीर लहजे में बोला। उसका ऑर्डर मिलते ही सैम तुरंत बोलना शुरू करता है, मानो इसी का इंतजार कर रहा हो। बॉस, एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है। उस रात वो नकुल किसी से भी मिलने नहीं गया था। वो तो अकेला ही रेस्टोरेंट एरिया में बैठा हुआ था, और लगभग आधे घंटे बाद वो ऊपर की तरफ गया था, जिसके कुछ देर बाद ही राशि ऊपर से कूद गई थी। व्हाट? आरांश की आंखें हैरानी से फैली। यस बॉस, वो नकुल आपसे झूठ बोल रहा था। उसे वहाँ कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था। बस एक और बात, राशि ने कोई दिल विल टूटने की वजह से सुसाइड नहीं किया। सामने से सैम की सीरियस आवाज आई। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आरांश के हाथ रेलिंग पर कस गए। बॉस, वो रूम का गिलास वाल तोड़कर कूदी थी। अब आप ही बताओ, अगर उन्हें सुसाइड ही करना होता तो रूम में खिड़की और बालकनी दोनों ही थे। वो गिलास वाल तोड़कर क्यों सुसाइड करेगी? सैम एजेंट था। भले ही आराज का ध्यान इस ओर उस वक्त नहीं गया, लेकिन सैम का गया। इन शॉर्ट, वो सुसाइड नहीं था, और अगर था भी तो रीजन कुछ और ही था। अब वो क्या था, ये तो वो खुद ही बता पाएंगी, या फिर वो नकुल। सैम हल्के गुस्से में नकुल का जिक्र करता है। उसकी बात सुनकर मानो आराज को एक जोरदार धक्का सा लगा था। जिस दोस्त पर वो सालों से भरोसा करते हुए उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हुए आ रहा था, उसने उसके साथ धोखा किया।
अपनी बहन के बारे में सोचकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। यह सोचते ही आरांस की मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसके हाथों की नसें साफ दिख रही थी। वो गुस्से भरी लाल आंखों से कहता है, नजर रखो उस पर। राशि सच नहीं बता सकती, वो कुछ बताने की हालत में ही नहीं है, लेकिन वो तो बता सकता है। खतरनाक लहजे में आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। इस वक्त आरांस के एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। आंखों में उभरी लाल रक्त आभा और चेहरे पर गुस्से के कारण कालापन साफ दिख रहा था। सैम उसकी स्थिति समझता था। वो भी गुस्से भरे लहजे में कहता है, आज से उन दोनों की सांसों की गिनती भी आप तक पहुंचेगी। मेरी पूरी नजर रहेगी उस पर। फिर कुछ पल रुककर, बॉस, वो विवेक सर के कुछ लोग भी उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं उनकी हेल्प कर दूं? उसकी बात सुनकर अचानक से आरांस का गुस्सा शांत पड़ गया। वो पलटकर सोफे पर सोती हुई ध्वनि की पीठ देखकर सिर हिलाकर कहता है, नहीं, उन लोगों को सच्चाई से जितनी दूर रख सकते हो रखो। लेकिन क्यों बॉस? अब तो आपको पता है कि उनकी या उनके भाई की कोई गलती नहीं है। सैम हैरानी से पूछता है। उसे बताने का भी राइट टाइम नहीं है। आरांस का लहजा सर्द था। समझ गया बॉस, डोंट वरी, उनको तब तक कुछ पता नहीं लगेगा जब तक आप ना चाहो। आरांस आगे बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। उसकी नज़रें ध्वनि पर बनी हुई थीं, लेकिन इस वक्त उसकी नज़रों में गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ अलग से ही एक्सप्रेशन थे। फ्लैशबैक एंड उनकी कार पार्टी वेन्यू पर पहुंची, जिसे आरांस अपने ख्यालों से बाहर आया। वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए सर्द लहजे में कहता है, नो, तुम कहीं नहीं जा सकती। इस वक्त उसकी आंखों में अलग ही जुनून था। तभी सेरा ने कार का गेट खोला और आरांस आंखों पर सेट चढ़ाकर फुल एटीट्यूड में बाहर निकला। उसके बाहर आते ही वहां खड़ी मीडिया की भीड़ उसकी तरफ लपकी, लेकिन आरांस के गार्ड्स के होते हुए उनका उस तक पहुंचना एज यूजुअल इम्पॉसिबल था। उनके पीछे ही बाकी की कारों से राजवंशी परिवार के सभी सदस्य बाहर आए। गार्ड्स की उपस्थिति में सब अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे, जहां राजवंशी हमेशा की तरह सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उन सब में भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा की तरह आरांसी था। उसके साथ खड़ा अमित भी कुछ कम नहीं था। वहां मौजूद अधिकतर लड़कियों की चाहत भरी नजरें उन्हीं दोनों लड़कों पर अटकी हुई थी। इस तरफ ध्वनि आज पूरे राजवंशी विला में अकेली थी। हालांकि थर्ड फ्लोर पर राशि और दो नर्स मौजूद थे, लेकिन उनका होना ना होने के ही बराबर था, क्योंकि उनको नीचे आने की परमिशन नहीं थी। दरअसल आज पूरा राजवंशी परिवार एक करीबी क्लाइंट की पार्टी में गया था। आरांस ज़्यादातर इन पार्टियों से दूर ही रहता था, लेकिन वो काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते थे। उनका काफ़ी क्लोज फैमिली जैसा रिलेशन था और पूरी फैमिली, खासकर आरांस को बुलाया था तो जाना जरूरी था। सभी ने धोनी को भी चलने को कहा था, लेकिन वहाँ कई लोग होंगे और सबसे ज़रूरी मीडिया होगी। अगर धोनी वहाँ जाती तो शादी का राज बाहर आने का डर था, जो धोनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया था। उसकी बात जायज़ थी, इसलिए सब मान भी गए। सरला जी आज शामी इमरजेंसी में 2 दिन के लिए अपने गांव गई थी। ससुराल तो उनका कहीं था नहीं और मायके में भी उनका आना किसी को पसंद नहीं था, लेकिन कुछ जमीन जायदाद की कागजी कार्रवाई के लिए उनका जाना जरूरी था। इस वजह से ध्वनि आज वहाँ अकेली थी। सारे सर्वेंट अपने क्वार्टर में थे। विला पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। हालांकि बाहर हमेशा की तरह गार्ड सेफ्टी के लिए खड़े थे। ध्वनि कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आई। वो बिना लाइट ऑन किए ही वहीं सोफे पर बैठ गई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ध्वनि हाल में इधर उधर हाथ मसलते हुए टहल रही थी। कृति को आने में अभी टाइम है, तब तक क्या करूं? ध्वनि अभी ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक डोरबेल बजी। वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए गेट की तरफ देखते हुए कहती है, अभी कौन होगा? कृति को तो मैंने लेट आने को कहा था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ती है। गेट अनलॉक करके बस हल्का सा खोलकर बाहर देखती है। जहाँ खड़े इंसान को देखकर वो चौंक गई। आप यहाँ? ध्वनि अब अच्छे से गेट खोलती है, लेकिन उतना ही जितने में वो इंसान अच्छे से दिखे। क्या हुआ भाभी, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नकुल अजीब सी मुस्कुराहट लिए कहता है, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अभी घर में कोई भी नहीं है। ध्वनि सख्त एक्सप्रेशन लिए कहती है, और किसी से मतलब भी नहीं है हमें भाभी जी, हमें तो आप ही से काम है। उसका लहजा और बातें सुनकर ध्वनि को कुछ गलत की तरफ अंदेशा हो रहा था। वो कठोर लहजे में कहती है,
देखिए, आपको जो भी जिस किसी से भी बात करनी है, आप सुबह आकर बात कर सकते हैं। इतना कहकर ध्वनि गेट बंद करने को हुई कि नकुल अपने हाथों से गेट को पकड़ हंसते हुए कहता है, अरे भाभी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और इतनी भी क्या जल्दी है गेट बंद करने की? अब हम कोई अनजान इंसान तो नहीं है ना? देखिए, आप अभी यहाँ से जाइए, वरना ध्वनि को उसकी नज़रों में शायद घटियापन दिख गया था। वरना क्या भाभी? वरना वरना मैं गार्ड्स को बुलाती हूँ। गार्ड्स गार्ड्स, वो तेज आवाज में उन सबको आवाज देती है। उसकी आवाज उस शांतिमय माहौल में गूंजी, जिससे सभी गार्ड्स भागते हुए उसकी ओर आने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो नकुल तक पहुंच पाते, नकुल ने तुरंत ध्वनि को अंदर की तरफ एक जोरदार धक्का दिया, जिससे ध्वनि अंदर की तरफ गिर गई। वहीं नकुल फुर्ती से अंदर घुसते हुए गेट लॉक करता है। बाहर गार्ड्स घबराकर दरवाजा पीटने लगे। उन लोगों ने नकुल को मेन गेट पर नहीं रोका, क्योंकि वो उसे पहले से जानते थे। ऐसा कुछ होगा, इसका अंदाजा उनमें से किसी को नहीं था। एक गार्ड तुरंत सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा। अंदर ध्वनि अब तक खड़ी हो गई थी। नकुल उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, लेकिन भाभी, मानना पड़ेगा, आप बड़ी खूबसूरत हैं और खूबसूरत चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। उसकी बात सुनकर ध्वनि गुस्से में उससे कहती है, तुम घटिया आदमी, अपने ही दोस्त की बीवी पर बुरी नज़र रखते हो। क्यों, नहीं रख सकते क्या? नकुल अब ध्वनि के करीब बढ़ते हुए बोला। उसको करीब आता देखकर ध्वनि अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, देखो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अगर मिस्टर राजवंशी को पता चला तो जानते हो ना तुम, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात पर नकुल हंसते हुए कहता है, उसे जब तक पता चलेगा तब तक मेरा काम तो हो जाएगा ना? ध्वनि पीछे पलटकर ऊपर भागने को हुई कि नकुल ने तुरंत उसे कमर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में आकर ध्वनि की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। वो छटपटाते हुए कहती है, छोड़ो, छोड़ो मुझे। इस तरफ सिक्योरिटी रूम में दोनों गार्ड्स अंदर की फुटेज देखकर हैरान थे। वो अधेड़ उम्र का गार्ड तुरंत दूसरे गार्ड से कहता है, बॉस को कॉल करो जल्दी। हाँ, वो गार्ड्स तो अंदर का सीन देखकर दंग ही रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नकुल ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो नकुल को सबकी तरह ही कई सालों से जानता था। उसे तो डर इस बात का लग रहा था कि आरांस उस पर यकीन करेगा या नहीं। लेकिन वो तुरंत कॉल लगाता है। उसने सोच लिया था कि अगर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा तो वो सीसीटीवी फुटेज भेज देगा। इस तरफ आरांस पार्टी में लोगों के साथ बिजी था, लेकिन अपनी जेब में रखे फ़ोन का वाइब्रेशन महसूस करते ही वो तुरंत फ़ोन देखता है। इस वक्त घर के गार्ड का नंबर देखकर वो तुरंत एक्सक्यूज करके बाहर आया। बोलो, पार्टी हॉल के बाहर आते ही वो सदाबहार वाले कोड लहजे में बोला। लेकिन सामने वाले की बात सुनकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हुए। व्हाट? आई एम कमिंग। वो कॉल कट करके तुरंत हामिद को एक मैसेज सेंड करके अपनी कार की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा, फिक्र, डर और घबराहट जैसे एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। नकुल ध्वनि के साथ जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्वनि उसके हाथ में नहीं आ रही थी। इस वक्त वो नकुल से बचने के लिए हाथ में जो जो आ रहा था उससे वार कर रही थी। एक दो जगह नकुल को चोट भी आ गई थी, लेकिन आज वो ध्वनि को पाने का पूरा मन बनाकर आया था। ध्वनि का दिल घबराहट और डर के कारण जोर जोर से धड़क रहा था। वो पूरी तरह पसीने से नहा गई थी। बाहर गार्ड्स भी अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन सब कुछ बेकार था, क्योंकि उस विला को इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर का कोई भी घर के अंदर मेन डोर के अलावा कहीं से भी नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त मेन डोर भी अंदर से लॉक था, जिसे ध्वनि चाहकर भी खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि नकुल उसे यह मौका ही नहीं दे रहा था। ध्वनि हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन नकुल से बच नहीं पा रही थी। इस तरफ आरांस फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी फुल स्पीड में आ रहे थे, लेकिन आज आरांस को ये स्पीड भी बहुत कम मालूम पड़ रही थी। इस तरफ शोर शराबा सुनकर राशि के कमरे में मौजूद दो नर्स उसके कमरे से बाहर आकर नीचे की तरफ झांकती हैं। जहाँ का नज़ारा देखकर डर से उनकी हालत खराब हो गई। एक नर्स तुरंत अंदर गई। कुछ देर बाद सरला जी उसके साथ भागते हुए कमरे से बाहर आईं। जी हाँ, सरला जी उन लोगों की पार्टी में निकलने के जस्ट बाद ही आ चुकी थी। उनका गांव वहां से मुश्किल से 2 से 3 घंटे की दूरी पर था। वहां पहुंचकर उन्हें बस कुछ पेपर साइन ही करना था। वो काम पहुंचते ही हो गया था। वो 2 दिनों की छुट्टी अपने मायके में समय बिताने के लिए ली थी, लेकिन 1 घंटे रुककर भी उनको कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा था। वो जानती थी उनके भाई का परिवार उन्हें डायवोर्सी होने के कारण पसंद नहीं करता, लेकिन उन्हें लगा था कि वो इतने सालों में जाएंगी तो थोड़ा तो पूछ मिलेगा।
लेकिन वहां पहुंचने पर वो भी आशा खत्म ही हो गया था। इसलिए वो वहां से उसी वक्त निकल आई थी। जब कोई चाहता ही नहीं कि वो वहां रहे, तो क्या फायदा वहां रहकर। वहां से आने के बाद वो ध्वनि से मिलकर राशि से ही मिलने गई थी। अब ये सब देखकर वो घबराते हुए उन दोनों नर्स से कहती है, आप दोनों जल्दी कमरे के अंदर जाइए और दरवाजा किसी भी हालत में मत खोलिएगा। इतना कहकर सरला जी तुरंत नीचे की तरफ भागी। आरांस की कार हवा की रफ्तार से विला के मेन गेट से अंदर गई और विला के गेट के बाहर एकदम से रुकी। वो झट से कार से बाहर आया। सारे बॉडीगार्ड्स गेट पर इकट्ठा थे। उसे देखकर वो लोग साइड हट गए। बॉस, गेट ओपन नहीं हो रहा और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। एक गार्ड घबराते हुए बोला, तुम लोगों को मैंने सिर्फ देखने के लिए रखा है क्या? आरांस गुस्से से भरकर बोला, सॉरी बॉस, लेकिन हमें लगा वो तो हमेशा आते हैं। उन्हीं में से कोई डरते हुए बोला, इतनी रात को और वो भी तब जब घर पर कोई नहीं है। ऐसे में तुम लोगों को उसे बाहर ही रोकना था ना। आरांस की आंखें लाल थीं। उसकी जोरदार दहाड़ वहां गूंज रही थी। तभी सिक्योरिटी रूम से वो गार्ड भागते हुए आया। बॉस, अंदर के हालात बहुत बुरे हैं। मैम बचने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उन्हें भागने का मौका नहीं दे रहा। आरांस उस बंद दरवाजे पर एक पंच जड़ता है। डैम इट! उसका हाथ अपने सर पर था, लेकिन इस वक्त उसके पास टाइम बहुत कम था। वो दरवाजा तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो अपने खून से रंगे हाथ, जो पंच जड़ते वक्त लगी चोट से निकल रहा था, उससे अपना फ़ोन निकालकर तुरंत सरला जी को कॉल करता है, क्योंकि उनके आते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इधर सरला जी भागते हुए नीचे आईं। अब तक नकुल के हाथ में ध्वनि का बाल आ गया। उसे अपने करीब कर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही सरला जी उसे धक्का देती हैं। अचानक से इस तरह से धक्का देने पर वो खुद को संभाल नहीं पाया और गिर गया, लेकिन उसके साथ साथ ध्वनि भी झटके के कारण गिर गई। सरला जी भागकर उसे उठाने आई। तब तक ध्वनि उखड़ती सांसों से कहती है, काकी पहले गेट खोलिए जल्दी। सरला जी तुरंत से रिलाकर गेट की तरफ बढ़ी। उसे रोकने के लिए नकुल भी उठकर उधर जाने को हुआ, लेकिन ध्वनि ने तुरंत उसके पैर पर अपनी पकड़ जमाई। इस तरह पारांश सरला जी को कॉल कर रहा था, लेकिन उनका फ़ोन राशि के कमरे में ही रह गया था, जो नर्स ने रिसीव किया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, गेट खुलने की आवाज़ हुई। आरांस ने सामने देखा, जहाँ गेट झट से खुला। उसे सरला जी का घबराया हुआ चेहरा दिखा। गेट खुलते ही सारे गार्ड्स भागते हुए अंदर गए। आरांस भी अंदर दाखिल हुआ। हॉल का हाल बहुत बुरा था। हर तरफ टूटा बिखरा सामान पड़ा हुआ था। सबकी नजरें नीचे गिरी ध्वनि और नकुल पर पड़ी। गार्ड्स नकुल को पकड़ने दौड़े। आरांस की नज़र ध्वनि पर पड़ी। उसका दुपट्टा दूसरी ओर गिरा हुआ था। वो तुरंत उसका दुपट्टा उठाकर उसे ढकता है। आरांस की नज़र ध्वनि के चेहरे पर पड़ी। सर पर हल्का सा कट लगा था, जिससे हल्का सा खून निकल रहा था। ध्वनि उसे घबराई नजरों से देखती है। अब तो आराज की गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही थी। काकी संभालिए, वो गुस्से भरी आवाज में कहता है, जिस पर सरला जी भागते हुए ध्वनि के करीब आई। आराज ध्वनि को उन्हें सौंपकर आग उगलती नजरों से नकुल की तरफ घूरता है। उसकी नजरों की तपिश से भी नकुल के एक्सप्रेशन नहीं बदले। उसे अपने किए पर कोई गिल्ट नहीं था। आराज उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। आखिरी लाइन चीखते हुए कहता है और एक पंच उसके चेहरे पर जड़ देता है। गार्ड साइड हट जाते हैं। तुझे मैंने अपना दोस्त माना, परिवार दिया, नौकरी दी, अच्छी से अच्छी लाइफ दी, और तूने पहले मेरी बहन और अब मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? वो लगातार पंच पर पंच जड़ते हुए चीखते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर ध्वनि, सरला जी और साथ ही नकुल की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। आराज तो पहले से ही नकुल पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। वो ही जानता था इतने दिनों से उसने कैसे उस गुस्से को काबू किया था, लेकिन आज उसकी घटिया हरकत ने उसे उस पर अपना बेहिसाब गुस्सा निकालने पर मजबूर कर दिया था। वो उसे बिना रहम के पीटे जा रहा था। तभी घर के सभी लोग एक के बाद एक अंदर आए। उनके साथ ही पुलिस की पूरी टीम थी। आरांस ने अमित को पहले ही सबको और पुलिस को लेकर घर आने का मैसेज कर दिया था। घर की हालत देखकर और आरांस को इतनी बुरी तरह से नकुल को पीटते देखकर सब चौंक गए। लेकिन जब सबकी नज़र सोफे पर बैठी ध्वनि पर पड़ी, तो उसे देखकर सब दंग रह गए। रचना जी और अनीता जी उसके पास पहुंचे। सरला जी भी वहीं मौजूद थी। सबके मन में अब सवाल ही सवाल थे, क्या हुआ है यहाँ? अनीता जी ने सरला जी से पूछा। मालकिन, उसने ध्वनि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सरला जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। क्या? दरवाजे पर से घबराहट भरी आवाज आई।
सबकी नज़र उस तरफ गई। कृति सहित ध्वनि का परिवार वहां मौजूद था। ये आवाज़ धीर की थी। आद्या भी भागते हुए अंदर ध्वनि के पास आई। लाडो, तू ठीक तो है? आद्या जी घबराते हुए ध्वनि को गले लगाते हुए पूछती हैं। मैं ठीक हूँ माँ, ध्वनि धीमी आवाज में कहती है। धीर और धर्मेंद्र जी भी ध्वनि के पास आए। धीर गुस्से में ध्वनि को देखते हुए कहता है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको छूने की? धीर उस तरफ जाता उससे पहले ही ध्वनि उसकी कलाई पकड़ते हुए कहती है, रुको, तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन दीदी, तभी कहती उसे टोकती हुई कहती है, धीर, फिलहाल शांत हो जा। देख जीजू कैसे उस आदमी का कचूमर बना रहे हैं। आरांस ने पीट कर नकुल का हाल बुरा कर दिया था। अंश छोड़िए उन्हें, रुद्र जी गंभीर आवाज में कहते हैं। अमित, अंश को रोकिए। अभिषेक जी आरांस को न रुकता हुआ देखकर कहते हैं, मारने दीजिए ना दादू, इनके कर्म ही ऐसे हैं। अमित गुस्से भरे लहजे में कहता है, बकवास मत करो, जाकर अंश को रोको। रंजीत जी गुस्से में कहते हैं। अमित गार्ड्स की हेल्प से आरांस को नकुल से अलग करता है। नकुल के नाक से खून बह रहा था। सर पर तो पहले से ही चोट लगी हुई थी। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी जिसे देखकर किसी को भी दया आ जाए। अंश, आपको कैसे पता कि ये उनके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे? शिवानी जी नकुल की दयनीय हालत देखकर पूछती हैं। इससे कोई मतलब नहीं है मॉम, आरास दांत पीसकर बोला। मतलब है अंश, आप इस लड़की की हरकत अच्छे से जानते हैं। अगर ये इतनी ही शुद्ध है तो जब माँ ने इन्हें साथ चलने को कहा था तब क्यों नहीं आई? कौन जाने कि इसने ही इन्हें फंसाने के लिए कोई प्लानिंग की हो। शिवानी जी की नफरत उनकी बातों में साफ झलक रही थी। अभी उनकी बातें सुनकर चौंक गए। ऐसे मौके पर भी वो धोनी की ही गलती निकालेंगी, ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वही नकुल हंस दिया। धोनी की नम आंखें शिवानी जी पर अटकी। इनफ मॉम, अगर आपने और एक वर्ड उसके खिलाफ कहा तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। आराज गुस्से में चीखते हुए बोला, आप उस लड़की के लिए अपनी माँ से ऐसे बात करेंगे? शिवानी जी हैरानी से बोली, और आप क्या कर रही हैं शिवानी? सच आपकी आंखों के सामने है और आप फिर भी आंखों पर से झूठ की पट्टी नहीं हटाना चाहती। अनीता जी गुस्से भरे लहजे में बोली, और माँ, इसने मेरी बेटी के साथ जो किया उसका क्या? मैं उसकी तकलीफों को नहीं भुला सकती। इनका जैसा परिवार है ना, उसी हिसाब से मैंने कहा है कि यह हरकत इसी लड़की की होगी। शिवानी जी गुस्से भरे लहजे में बोली। बस मॉम, बहुत हुआ आपका। एक लड़की की गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जिससे पूरा माहौल एकदम से शांत हो गया। सबकी नजरें उस आवाज की दिशा में उठी। वहां मौजूद लड़की को देखकर सबकी आंखें हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से चौड़ी हो गई। सभी अविश्वास भरी नजरों से सीढ़ियों के ऊपर देख रहे थे, जहां राशि उन दोनों नर्सों के साथ मौजूद थी। नर्सों की मदद से वो धीरे धीरे नीचे सबके बीच आई। शिवानी जी भरी चमकती आंखों से, राशि मेरी बच्ची, कहते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ाती हैं। मगर तभी एक बार फिर राशि अपने हाथ आगे करके गुस्से भरे लहजे में कहती है, बस मॉम, वहीं रुक जाइए। शिवानी जी के कदम अपनी जगह ठिठक से गए। उनकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होती चली गई। आंखों में सवाल उमड़ा। राशि वहां मौजूद सभी को गौर से देखती है। सबकी आंखों में खुशी की चमक और हैरानी के साथ साथ ढेरों सवाल मौजूद थे। तभी सबसे होते हुए उसकी नजर धीर पर अटकी, जो एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसे देखकर राखी की आंखों में नमी और चेहरे पर कोमलता के साथ साथ मुस्कुराहट आई। लेकिन वो समझ रही थी कि यह वक्त धीर के सवालों के जवाब देने से ज्यादा सच्चाई के बाहर आने का है। राशि तू, अमित बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने को हुआ, लेकिन राशि उसे रोकते हुए कहती है, वहीं रुक जा। अमित के कदम भी ठिठ गए। अनीता जी हैरानी से राशि की तरफ देखकर कहती हैं, आप सबसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अभी अभी आप होश में आई हैं और ऐसा व्यवहार, क्या आप हम सबसे नाराज हैं? उनकी बात पर राशि बिना किसी खास भाव के कहती है, तो क्या करूं दादी, आप लोगों ने जो किया है उसके बदले आप सब ऐसा ही बिहेवियर डिजर्व करते हैं। शिवानी जी की तरफ देखकर, मम, आप कभी मेरे लिए बर्ड की बेस्ट माँ हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आप कोई और ही बन गई है। नामे से रिलाते हुए, अब आप मेरी वो बेस्ट मम नहीं रही। मुझे नहीं पता था कि आप रियल में ऐसी हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं तुम्हारी वही मम हूँ। शिवानी जी उसकी बातों से बहुत आहत हो रही थी। आखिर किसी भी माँ के लिए ऐसी बातें सुनना हजार मौत मारने से कम नहीं था। नहीं है आप, सबकी ओर देखकर, और आप सब भी नहीं हैं, क्योंकि आप सब ने ऐसा
अब राशि की आंखों में नमी थी और लहजा जैसे थका हुआ सा था। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं उन सबको, वो चीखते हुए ध्वनि और उसके परिवार की तरफ इशारा करके बोली। अभी होश में भले ही आ गई थी, लेकिन अभी वो कमजोर थी। ऐसे चीखने से वो लड़खड़ाई, जिससे सभी घबराकर उसे संभालने आगे आए, लेकिन उसने हाथ दिखाकर वापस रोक दिया। लेकिन कृति और ध्वनि उसके पास आए। नर्स भी मौजूद थी। राशि, आराम से, ध्वनि परेशान लहजे में कहती है। अभी गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कृति उसे शांत करते हुए बोली। सरला जी तुरंत पानी लेकर आई। उन दोनों को उसके साथ देखकर शिवानी जी हैरान लहजे में कहती हैं, तुम अब लोगों से पता नहीं किस बात पर नाराज हो, अपने करीब भी नहीं आने दे रही, लेकिन जिन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत की उनके पास आने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके लहजे में हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे, लेकिन जल्दी उनके चेहरे के भाव बदले जब उन्होंने राशि की बात सुनी। नहीं है ये सब रीजन मेरी ऐसी हालत के, आप सबकी वजह से मेरी ऐसी हालत है। वो ने घूरते हुए बोली। क्या, हमारी वजह से? इस बार रुद्र जी चौंक से गए। राशि को होश में देखकर वो जितने ही खुश थे, उससे ज्यादा उसके बिहेवियर और बातों से हैरान थे। रुद्र जी आगे बढ़कर प्यार से पूछते हैं, बताइए बेटा, आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से आप महीने भर से बेड पर बेजान लेटी थीं? आज से पहले ध्वनि ने रुद्र जी का इतना सॉफ्ट साइड नहीं देखा था। वो तो उनकी बातों से हैरान ही रह गई। आज तक तो वो उसे आराम से भी ज्यादा रूड लगे थे। डैड, आपने भी इन सभी को नहीं रोका ना? मेरी हालत का जो जिम्मेदार है वो खुशी से आप सबके बीच अपनी जिंदगी जीता रहा, और जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं उनकी लाइफ आप सबने हेल बना दी। राशि सभी की तरफ देखते हुए बोली। फिर उसकी नज़र नकुल की तरफ गई, जो बोरियत से उसे देख रहा था। गार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। राशि भी अब सही सलामत उसके सामने थी, लेकिन उसकी आंखों में डर का एक कतरा तक नहीं था। राशि नकुल की ओर घृणित नजरों से देखते हुए सभी से कहती है, आप सब जानना चाहते हैं ना, कौन है वो? नकुल की तरफ हाथ कर। वो वो है मेरी हालत का जिम्मेदार, जिसे आप सबने मेरे भाई जैसा समझने की भूल की है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। क्या? सब एक साथ चौंक गए। धीर की खूंखार नजरें नकुल पर थीं, जिसने उसकी बहन के साथ साथ उसके प्यार की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की थी। वही हाल आरांस का भी था। उसकी खतरनाक नजरें नकुल की तरफ थीं और मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसे इतना तो पहले ही पता चल चुका था कि नकुल ने ही कुछ किया है, लेकिन पूरी सच्चाई उसे अभी मालूम नहीं थी। नर्स राशि के लिए चेयर लेकर आती है, क्योंकि इस हालत में वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। राशि चेयर पर बैठी हुई थी। सबकी नज़रें उसके ऊपर ही थीं। सभी की आंखों में सच्चाई जानने की तत्परता दिखाई दे रही थी। राशि उस दिन को याद करते हुए कहती है। फ्लैशबैक। राशि थर्ड फ्लोर पर बने अपने रूम से लगभग भागते हुए नीचे आई। शाम का टाइम था, इसलिए सभी हॉल में ही मौजूद थे। उसे तैयार देखकर अनीता जी सख्त लहजे में कहती हैं, राशि इस वक्त आप इस तरह कहाँ जा रही हैं? दादी, बताया तो था ना आपको, आज मेरी एक कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। राशि मुस्कुराकर कहती है, लेकिन ये कहते वक्त उसने अपना हाथ पीछे कर रखा था और एक उंगली पर दूसरी उंगली चढ़ाई हुई थी। लेकिन देखकर तो लग रहा है किसी को प्रपोज करने जा रही है, अमित भौवें चढ़ाते हुए बोला। उसकी बात पर राशि का चेहरा अचानक से सफेद पड़ गया। वो अटकते हुए उससे बोली, क्या बोल रहा है तू? हे चिल यार, ये बस जोक था। तू तो ऐसे सीरियस हो गई जैसे सच में किसी को प्रपोज करने जा रही हो। सबकी निगाहों से देखते हुए, वैसे तू सच में तो नहीं जा रही ना? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? रंजीत जी अमित को घूरते हुए बोले। उनकी बात पर राशि अपने एक्सप्रेशन जल्दी से चेंज करके कहती है, वही तो चाचू, देखे ना कैसे बात कर रहा है। मैं क्यों किसी को प्रपोज करने जाऊंगी? हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। हम बाद में कोई बहाना नहीं सुनेंगे। अनीता जी गंभीर लहजे में बोली। राशि लंबी सी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे हाँ दादी, टाइम से पहले घर आ जाऊंगी बस। और वैसे भी, आई रोल करते हुए, आपके बॉडीगार्ड्स तो होते ही हैं ना। ठीक है, जाइए। अनीता जी उसकी क्यूट सी हरकत पर मुस्कुराते हुए सर नामे हिला दी। ओके, बाय गाइस, वो सबको हाथ हिलाते हुए बोली और बाहर की तरफ बढ़ गई। जल्दी आना बेटा। ओके डैड, डोंट वरी, वो बाहर की तरफ भागते हुए बिना पलटे बोली।
उसके जाने के बाद शिवानी जी से रिलाकर बोली, इसका बचपना अभी तक नहीं गया। जब बचपन जाएगा तभी तो बचपना जाएगा। अभी तो बच्ची है मेरी प्रिंसेस। क्यों डैड? रुद्र जी हल्की सी मुस्कुराहट लिए अभिषेक जी की तरफ देखते हुए पूछते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। अरे अभी हमारी राशि की उम्र ही क्या है। हमारा दिन उसकी शरारतों के बिना शुरू भी नहीं होता। वो चौड़ी मुस्कुराहट लिए बोले, हाँ अभी उम्र ही क्या है, बस 23 साल। अनीता जी उनको घूरते हुए बोली। वहां मौजूद सभी उनके शब्दों के पीछे छिपे मतलब को अच्छे से समझ रहे थे। इस तरफ राशि बिला के बाहर आती है। वो पलटकर बिला को देखकर चैन की सांस लेकर कहती है, हाँ घर के बाहर तो आ गई। अब बस वो काम पूरा करना है जिसके लिए सबसे झूठ बोला है। वो अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर निचला होंठ बाहर निकालकर उदासी भरे लहजे में कहती है, माई डियर फैमिली सॉरी। आप सबसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन शादी के लिए प्रपोज करने के लिए कौन सी लड़की अपनी फैमिली को बताकर जाती है। इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी 5 साल की बच्चे की तरह। लेकिन जल्दी उसे समय का ख्याल आया और वो अपनी कार की तरफ भागी। भागती ही तो रहती थी वो, चलती तो बहुत कमतर ही थी। जब तक वो अपने बुक किए होटल में पहुंची तब तक हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। खैर प्रपोज करने का मजा तो अंधेरी रात में ही आता है। वो अपनी कार से निकल होटल के अंदर गई, इस बात से अनजान कि कोई उसके ऊपर ही अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। नकुल भाई होटल में मौजूद था, जिसकी नजरें राशि की हर हरकत पर थी। इस तरफ राशि ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। वो सीधे फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे में गई। कमरे का डेकोरेशन देखकर उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। तभी उसके फ़ोन से नोटिफिकेशन की बीप की आवाज़ सुनाई दी। मैसेज माई लव के नाम से आया था। राशि ने यही नाम सेव किया था। मैं होटल पहुंच चुका हूँ। मैसेज पढ़कर राशि की आंखों में एक्साइटमेंट ने जगह बना ली। उसने तुरंत रिप्लाई किया, फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 02। उसने अपना फ़ोन बंद करके वहीं टेबल पर रखा और लाइट बंद कर तुरंत गेट के पीछे छिप गई। गेट उसने लॉक नहीं किया था। कुछ ही देर बाद उसे किसी की आहट महसूस हुई। धीरे से गेट खुला और अंधेरे में एक परछाई सामने आई। राशि उस परछाई को देखकर खुश हो गई। वो लड़का कंफ्यूजन में उस अंधेरे कमरे को देख रहा था। अपने कदम कुछ आगे बढ़ाने पर अचानक से लाइट से पूरा रूम जगमगा उठा। पूरा रूम रोज पेटल से डेकोरेट था। कमरे में हर जगह गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। रेड और वाइट बैलून्स हर जगह लगे हुए थे। तभी उसका ध्यान बेड पर गया, जहाँ उन्हीं पंखुड़ियों से लिखा था, धीर विल यू मैरी मी। उसे हर शेप के अंदर लिखा गया था, जिसे देखकर धीर की आंखों में जो अब तक कंफ्यूजन था वो चमक में बदल गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने टैप किया। वो पलटकर सामने देखता है, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें हल्की नीचे गईं, वैसे ही उसे अपने घुटनों पर बैठी राशि नजर आई। उसके हाथ में एक रिंग बॉक्स और गुलाब का फूल मौजूद था। धीर उसे देखने में खोसा गया। बैगनी रंग के लंबे पतली स्ट्रिप वाली गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को कर्ल कर एक तरफ किया हुआ था। मेकअप करने का उसे बहुत शौक था, तो जाहिर सी बात है उसने अच्छा खासा मेकअप किया हुआ था। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था, शायद अपने प्यार से शादी करने का सोचकर। आंखों में खुशी की चमक और मुस्कुराते लब देखकर धीर उस पर फिदा हुए जा रहा था। राशि उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, धीर क्या तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी लाइफ में शामिल करोगे? हम 2 सालों से रिलेशन में हैं और अब मैं अपने रिलेशनशिप को एक मुकाम देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर धीर की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोसा गया। उसको साथ देखकर राशि मुंह बनाकर कहती है, अब जल्दी बोलो भी, यहाँ मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। उसकी बात पर धीर से हिलाकर हंस दिया। वो उसको कंधे से पकड़कर खड़ा करके कहता है, तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखूंगा। मतलब? राशि चहकते हुए पूछती है। धीर उसके हाथों से गुलाब लेते हुए कहता है, मतलब मैं तुमसे शादी करने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ। बस तुम्हारे यहाँ की जरूरत थी। राशि उसकी हाँ सुनकर एक्साइटमेंट में झट से उसके गले लग गई। राशि और धीर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले कमरे की खिड़की पर खड़े थे। तो तुम कब बात कर रहे हो हमारी शादी के लिए? राशि उसकी तरफ देखते हुए पूछती है। मेरी फैमिली में सबको पता ही तो है। तुम अब अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना।
मैं कुछ नहीं जानता। उसकी बात पर राशि कुछ सोचते हुए कहती है, पहले कल तुम अपने घर पर ऑफिशियली बात करके मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। अच्छा पापा ठीक है, तुम और तुम्हारे सीक्रेट। धीर राशि की नाक पर टैप करते हुए बोला। राशि पीछे हटकर अपनी नाक पकड़ते हुए कहती है, तुम ना अपनी हरकत बंद करो। जब देखो तब मेरी नाक के पीछे पड़े रहते हो। अब तुम हो ही इतनी क्यूट, तो मैं क्या करूं? देखो, मैं तो ये हरकत नहीं छोड़ने वाला। अब तुम्हें अपनी शादी वाली डिसीजन बदलनी है तो बदल सकती हो। उसकी बात पर राशि झट से अपनी नाक पर से हाथ हटाकर कहती है, लो जितनी खींचना है खींच लो, और खींच खींच कर लंबी कर दो मेरी नाक, लेकिन शादी वाला डिसीजन तो नहीं बदलेगा। उसको चिढ़ते देखकर धीर हंसकर कहता है, बस इसलिए तुम पर इतना प्यार आता है। कितनी क्यूट हो यार तुम। हमारे बच्चे भी तुम्हारे ही जितने क्यूट होंगे ना। अब ये बच्चे कहाँ से आ गए? राशि शर्म से सर झुकाकर धीरे से बोली। धीर उसके शर्म से लाल होते गाल देखकर चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। उन दोनों की आंखें मिली। दोनों की ही नजरों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था। अब इसमें इतना शर्माना क्या? बच्चे तो कभी ना कभी होंगे ही ना। वैसे तुम शर्माते इतनी खूबसूरत लगती हो कि मन करता है तुम्हें सबसे छिपाकर अपने पास कैद कर लूं। धीर की प्यार भरी बातें सुनकर राशि और ज्यादा शर्माते हुए उसके सीने में अपना सिर छिपा लेती है। धीर मुस्कुराकर उसको खुद के और करीब कर लेता है। इस वक्त वो लोग डिनर कर रहे थे। बालकनी में कैंडल लाइट डिनर करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लग रहा था उन्हें। ठंडी हवाओं के बीच वो दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे। राशि ने जानबूझकर अपने इस स्पेशल टाइम के लिए रूम चुना था, क्योंकि भले ही लोग उसे राजवंशी परिवार के नाम पर ऐसे नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर गलती से ये बात किसी और के थ्रू उसकी फैमिली तक पहुंचती तो दिक्कत हो जाती। राशि के 10th के बाद कोई फोटोज मीडिया के पास नहीं थी। सब बस इतना जानते थे कि राजवंशी परिवार की एक बेटी है, राशि राजवंशी। लेकिन शक्ल से उसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो 10th के बाद ही हाइड रहने लगी थी। वजह वही थी, उसकी सिक्योरिटी, जिसके साथ कोई भी जरा सी गलती नहीं करना चाहता था। राशि उस परिवार की इकलौती बेटी है जिसके बारे में सब जानते थे। ऐसे में दुश्मनों के लिए राशि सबसे अच्छा मौका होती, इसलिए सभी ने उसे हाइड कर दिया था। इसलिए तो धीर भी उसी शहर में रहने के बावजूद राशि को नहीं जानता था। धीर के लिए राशि एक मिडिल क्लास फैमिली की ही लड़की थी। राशि ने अपनी असली आइडेंटिटी उसे अब तक नहीं बताई थी। डिनर करने के बाद वो दोनों अंदर आए। राशि को सोचते हुए धीर से पूछती है, वैसे एक बात बताओ, अगर कल को तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे कोई बात छिपाई है जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? धीर उसकी बात सुनकर सीरियस एक्सप्रेशन लिए उसके चेहरे को देखता है, जिस पर बेचैनी, डर और जवाब जानने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। वो गहरी सांस लेकर उसे बेड पर बिठाता है और उसकी बगल में बैठकर उसके हाथों को थामते हुए उसकी बेसबर आंखों में झांकते हुए कहता है, देखो, अगर बात ऐसी है जो मुझे पता होनी चाहिए और ये जानते हुए भी तुमने मुझे नहीं बताया, तो नाराज होना तो बनता है। शायद हो सकता है मैं गुस्सा भी हो जाऊं। उसकी बात सुनकर राशि के हाथ उसके हाथों पर कस गए, जिसे महसूस करके धीरे एक नज़र अपने हाथ को और फिर उसे देखकर कहता है, लेकिन कोई भी वजह ऐसी नहीं जो मुझे तुम्हें खुद से दूर करने पर मजबूर कर सके। आखिरी बात सुनकर राशि के एक्सप्रेशन बदले। उसने राहत की सांस ली। उसे देखकर धीर मुस्कुराकर कहता है, लेकिन जो भी छिपा रही हो शादी से पहले बता देना। मैं हम दोनों का रिश्ता भरोसे और प्यार पर जोड़ना चाहता हूँ। शादी के बंधन में बंधते वक्त हमारे बीच कोई सीक्रेट रहे, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उसकी रिलैक्स बातें सुनकर राशि भी रिलीफ महसूस करती है। वो मुस्कुराकर अपना सर ऊपर नीचे करके कहती है, डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हें वो सब सीक्रेट बता दूंगी। अगर मैं गुस्सा हुआ तो मनाना भी पड़ेगा। धीर अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए नॉटी वे में बोला, अरे वो तो मैं ही हूँ, चुटकी बजाते मना लूंगी। राशि खुद पर इतराते हुए बोली, अच्छा, और वो कैसे? वो सोचते हुए ऐसे इतना कहकर वो झट से धीर के करीब गई और उसके बालों में हाथ उलझाते हुए अपने लबों को उसके लबों से जोड़ लेती है। उसके इस रिएक्शन पर धीर की आंखें हैरानी के मारे चौड़ी हो गईं। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक रह गया। वही राशि आंखें बंद किए पूरी शिद्दत से उसे चूम रही थी। धीर अचानक से सेंस में आया।
उसकी नज़र राशि की बंद आंखों पर टिकी। यह उनकी फर्स्ट किस थी, जिसकी पहल राशि ने की थी। धीर को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने भी राशि के बालों में अपने हाथ उलझाए और किस में उसका साथ देने लगा। किस करते हुए वो लोग बेड पर लेट चुके थे। लगभग 10 मिनट बाद वो एक दूसरे से अलग हुए। धीर अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए उसकी बगल में लेट गया। राशि भी अभी अपनी सांसों को नॉर्मल करने में लगी हुई थी। कुछ पल बाद राशि धीर के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। धीर के हाथ उसके बालों में चल रहे थे। उन दोनों के हार्मोन्स तो उछाल मार रहे थे, लेकिन दोनों ने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उन दोनों ने ही तय किया था कि शादी के बाद ही वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रात के 10 बज रहे थे। उन्हें आए लगभग 4 घंटे हो गए थे। अब वो लोग घर जाने की तैयारी में थे। तुम तो मेरे साथ घर जाओगी नहीं, है ना? धीर ने उससे पूछा। राशि ने आज तक धीर से घर ड्रॉप करने को नहीं कहा था। वो हमेशा ही अपने घर से उसे दूर रखती थी और कहीं ना कहीं इसका अंदाजा धीर को भी था। नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। राशि सिर हिलाकर हमेशा की तरह उसके इस सवाल पर एक ही जवाब देती है। धीर जानता था वो यही कहेगी। वो उसके सिर पर अपने होठ रखकर कहता है, ओके बाय, मैं माँ और पापा से पूछकर तुम्हें कल बता दूंगा उनका जवाब। ओके बाय। धीर कमरे से निकल गया। नीचे नकुल लगभग 4 घंटों से वहीं था। जैसे ही उसने धीर को निकलते देखा, वैसे ही वो ऊपर की तरफ चला गया। इधर राशि ने खिड़की से नीचे धीर को जब अपनी बाइक पर जाते देखा तो वो भी अब जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, सामने नकुल मौजूद था। उसे देखकर राशि की आंखें डर के मारे फैल गईं। नकुल को सामने देखकर राशि का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नकुल एक नज़र उसके पीले पड़े चेहरे को देखता है, फिर तिरछी मुस्कुराहट लिए कहता है, क्या हुआ? कहीं मैंने तुम्हारे स्पेशल मूवमेंट को स्पॉइल तो नहीं कर दिया? तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राशि हल्की घबराई हुई आवाज में पूछती है। नकुल उसके सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वो अपनी बात रखते हुए पूछता है, अंदर चलकर बात करें? नहीं, जो कहना है यहीं कहो, राशि रूखेपन से कहती है। दरअसल उसे भी बाकी सबकी तरह ही नकुल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी नज़रें उसे हमेशा से अजीब सी लगती थी। आराज के दोस्त होने के कारण वो उसे झेल तो लेती थी, लेकिन उससे हमेशा ही एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। राशि की बात पर नकुल हंसकर कहता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि मैं यहाँ बाहर बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए बात करना रहने देते हैं। मैं सीधे जेब से फ़ोन निकालते हुए आराज को कॉल करके उसे उसकी छोटी बहन की करतूत बताता हूँ। नकुल को आराज का नंबर सर्च करता देखकर राशि घबरा गई। वो जानती थी कि बाकी फैमिली मेंबर्स को तो वो समझा लेगी, लेकिन अगर नकुल ने आराज को धीर के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आराज कभी उसकी शादी के लिए नहीं मानेगा। यही सोचकर राशि तुरंत उससे कहती है, नहीं रुको। नकुल की साथी नजरें ऊपर उठी। राशि उसे देखते हुए गहरी सांस खींचकर कहती है, ओके, अंदर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। नकुल तो पहले ही जानता था कि उसका यह आइडिया काम करेगा ही करेगा। वो फोन को अपनी जेब के हवाले करके अंदर आया। उसने दरवाजा लॉक किया। जिसे देखकर राखी कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए उसे देखती है। उसकी नज़रों में मौजूद सवाल को समझकर नकुल कहता है, अब हमें सीक्रेट बात करनी है तो गेट बंद करना पड़ेगा ना? राशि उसकी बात पर कुछ कह ना सकी। वो जानती थी कि आज नकुल को अच्छा मौका मिला है। वो उसे जरूर ब्लैकमेल करेगा। नकुल कमरे की सजावट देखकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहता है, वाह इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छी पसंद है तुम्हारी। उसकी नज़र बेड पर अस्त व्यस्त पंखुड़ियों पर गई, जिसे देखकर वो अजीब तरह से हंसते हुए कहता है, वाह, तुम तो बहुत आगे बढ़ चुकी हो। राशि को पता था कि वो कुछ और समझ रहा है, लेकिन उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश उसने नहीं की। वो बस अपने हाथ फोल्ड करके बोरियत से खड़ी थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर नकुल के चेहरे पर गुस्से के भाव आए। वो उन पंखुड़ियों को हाथ में मसलते हुए दांत भींचकर कहता है, वैसे ऐसा भी क्या है उस दो कौड़ी के लड़के में जो तुम उसके लिए इतनी पागल हो? राशि को शायद उसके धीर के लिए कहे गए शब्द पसंद नहीं आए। वो भी उसी गुस्से के साथ उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, हे खबरदार, जो तुमने उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए तो तुम्हें भाई को बताना है ना, तो जाओ जाकर बता दो उन्हें। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। इतना कहकर वो जाने को हुई कि तभी नकुल ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। आह, वो बाल पकड़ करा उठी। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। राशि गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से चीखते हुए बोली।
अभी तो बस दर्द की शुरुआत हुई है, पूरी रात तो बाकी है जाने मन। नकुल उसके बाल पकड़ बेड पर धक्का देते हुए बोला। मैं उसकी बात सुनकर राशि दंग रह गई। वो जल्दी से नकुल की तरफ पलटकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, अगर मेरे भाई को पता लगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा? नकुल सातिर मुस्कुराहट लिए बोला, पहले अपने आप को शांत कर लूं, फिर उसका भी इलाज है मेरे पास। वो घुटनों के बल बेड पर चढ़ा। राशि पीछे सरकते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई जैसे हो तुम मेरे। वो एकदम से उसके ऊपर आते हुए बोला, अरे तो उस जैसी हसीना को बहन बनाया तो लानत है मुझ पर। इतना कहकर वो अचानक से नीचे झुका, लेकिन राशि जल्दी से हरकत में आई। छोड़ो, छोड़ो मुझे कमीने इंसान। वो उसके नीचे तड़प रही थी। वहीं नकुल उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके गले को चूमे जा रहा था। राशि को अब घबराहट होने लगी थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि कम से कम वो धीर के साथ नीचे तक ही चली जाती, लेकिन ऐसे वो अपना सब कुछ लुटने भी नहीं दे सकती थी। अपनी आंखें बंद करके वो पूरा जोर लगाकर अपने पैर से एक जोरदार लात उसे मारती है, जिससे नकुल उसके ऊपर से हट गया। वो आज़ाद होते ही तुरंत बेड से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तब तक नकुल भी फुर्ती से उस तक पहुंच गया। वो उसके गाल पर जोरदार चांटा जड़ देता है, जिससे राशि दूसरी तरफ फर्श पर गिर गई। वो चांटा काफी जोरदार था। उसके गालों पर निशान उभर आए थे। वो अपने गाल पर हाथ रखकर सुबकने लगी। साली, बड़ा जोश है तेरे अंदर। देख, अगर सीधे सीधे मुझे कॉपरेट करेगी तो तुझे ही आसानी होगी, वरना जबरदस्ती तो मैं कर ही लूंगा। नकुल कमीनेपन की हद पार करते हुए बोला। उसकी बात पर राशि रोते हुए चीख कर कहती है, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें खुद को अपवित्र नहीं करने दूंगी। तब तक राशि भी उठकर खड़ी हो गई थी। उसकी बात पर नकुल हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से बचकर भाग पाएगी? हाँ, और सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। चल भाग कर दिखा। फिर यह कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। राशि अपनी साइड में पड़े बॉस को झट से उठाकर नकुल पर फेंकती है, लेकिन नकुल झट से साइड हो गया, जिससे वो बॉस फर्श पर गिरकर बिखर गया। नकुल सिर हिलाकर कहता है, इन सबसे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तक तो वो उसके करीब पहुंच चुका था। वहीं राशि की आंखों में खौफ समा चुका था। अपनी इज्जत जाने का खौफ। यह सच था कि अगर उसकी इज्जत चली जाती तो फिर बाद में अगर नकुल को मौत भी मिले तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ अपने धीर की हूँ, वो मनी मन खुद से कहती है। नकुल उसके करीब आकर उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोला, अगर तुझे मिडिल क्लास लड़के से प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे साथ रहना। उस लड़के में ऐसा भी क्या रखा है? राशि अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, प्यार करती हूँ मैं उससे, और अगर नहीं भी करती फिर भी तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहती। घटिया? अभी मैं तुझे अपना घटियापन दिखाता हूँ। उसकी बात सुनकर नकुल के जबड़े कस गए, लेकिन तभी राशि अपने पैर को ऊपर कर घुटने से उसके निचले हिस्से पर वार करती है, जिससे नकुल छटपटाते उससे हल्का सा दूर हुआ। इसी का फायदा उठाकर वो दूसरी तरफ भागी। नकुल दर्द सहते हुए उसकी तरफ आने को हुआ कि राशि कमरे में पड़ी एक चेयर उठाकर उसकी तरफ फेंकती है, जिससे नकुल झुककर बच गया, लेकिन चेयर सीधे सामने वाले गिलास वॉल पर जा लगी, जिससे गिलास वॉल टूटकर बिखर गया। नकुल की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था। राशि उसके हाथ से हर बार फिसल जा रही थी, लेकिन अब वो उसे और मौका नहीं देना चाहता था। वो एकदम से उसके करीब जाने को हुआ, लेकिन राशि भागकर दूसरी तरफ आ गई। अब हालत ऐसी थी कि राशि उसी टूटे हुए गिलास बाल के पास थी और नकुल उसके सामने थोड़ी ही दूरी पर। नकुल अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है। राशि की नज़र उस टूटे हुए बाल पर पड़ी। वो भागकर किनारे पर आई। नकुल ने जब उसे उस तरफ जाते देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। राशि गहरी मुस्कुराहट लिए कहती है, कहा था ना, मैं मरना पसंद करूंगी। इसी के साथ वो नीचे कूद गई। वो नीचे गिरने से पहले अपनी आंखें बंद करके शगुन भरी मुस्कुराहट लिए कहती है, सॉरी धीर। उसकी बंद आंखों के कोरों से आंसू टपके और वो फर्स्ट फ्लोर से सीधे नीचे कार के ऊपर गिरी, जिसकी आवाज़ इतनी जोर की थी कि होटल के अंदर से लेकर बाहर सड़क तक के लोग कुछ पल के लिए सुन्न रह गए। राशि के सर से खून की धारा फूट पड़ी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। फ्लैशबैक एंड। हाल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की आंखों में लबालब आंसू भरे थे, जो किसी भी पल बाहर आने को तत्पर थे। उस स्थिति को सोचकर सब कांप गए थे।
राशि का सिर झुका हुआ था। उसकी सिसकियां उस गहरे सन्नाटे में गूंज रही थीं। उसने अपना सिर उठाकर रुंधे गले से कहा, सुसाइड उस वक्त मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। वरना मैं आज भी वही राशि हूँ जिसे सुसाइड जैसी बातों से नफरत है। लेकिन उस पल मुझे समझ आया कि कोई जानबूझकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करता। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। उस पल में मैं भी मजबूर थी। उसकी बात ख़त्म हुई। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। लेकिन अपने स्वभाव से उलट आज धीर की आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। उसकी घूरती नजरें नकुल पर गईं, जो भावहीन सा उन सबको देख रहा था। उसको देखकर धीर की हाथों की मुट्ठियां कसी। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो चीखते उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चीख से सबकी नजरें उसकी ओर उठी, जो अब नकुल तक पहुंच चुका था। धीर ने नकुल का कॉलर पकड़ा और एक पंच उसके गाल पर जड़ दिया। वो पंच इतनी जोर की थी कि उसके मुंह से खून की धारा फूट पड़ी। पुलिस की टीम धीर को रोकने को बढ़ी, लेकिन आराज की डरावनी नजरें खुद पर महसूस करके वो डरकर वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। आराज की धधकती नजरें नकुल पर ही थीं, जिसे धीर मारे जा रहा था। उसकी नजरों को देखकर ही समझ आ रहा था कि नकुल की मौत कितनी भयानक होने वाली है। अभी वो शांत था, लेकिन यह शांति सामने खड़े शख्स के लिए तूफान लाने वाली थी। धीर उसे मारे जा रहा था, लेकिन अचानक नकुल की हंसी वहां गूंजी, जिससे सब चौंक गए। धीर के हाथ भी रुक गए। नकुल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वो हंसते हुए आरांस को और बाकी सबको देखकर कहता है, क्या हुआ, सदमा लग गया क्या? विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं जिसे तुम लोग बेटा बेटा कहते थे वो ऐसा कर सकता है? वो ये बात ऐसे हंसते हुए बता रहा था जैसे उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। उसकी आंखों में जरा सा गिल्ट नहीं था, बल्कि उसके भाव से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए पर बहुत फक्र हो। सभी उसका यह रूप देखकर दंग थे। किसी को उसे ऐसे देखने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, तुम लोगों के सामने रहकर, तुम लोगों के परिवार में घुसकर मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाया। वो हॉल में बीचों बीच खड़ा सबको देखते हुए हंस रहा था। फिर आराज की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए। क्यों बे, खुद को नंबर 1 बिजनेसमैन कहता है ना? बहुत दिमाग है तेरे पास। उड़ती चिड़िया के पंख तक गिन लेता है। अरे हट, उड़ती छोड़, मैं तो तेरे कंधे पर हाथ रखकर घूमता था। लेकिन क्या हुआ, नहीं गिन पाया ना मेरे पंख? नहीं समझ पाया ना मेरी चाल? तुम लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया मैंने। अरे इतनी आसानी से तो अब बच्चे भी नहीं बहलते। उसकी बातें आराज के खून में उबाल ला रही थी। इस वक्त नकुल उसके सामने जिंदा खड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी उसके घर में उसके परिवार के सामने खड़ा था। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें इस परिवार का सदस्य माना था। क्या कमी रखी थी इतने सालों में हमने, जो तुमने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ? कामनी जी गिन भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली। माना वो थोड़ी सेल्फिश थी, लेकिन अपने परिवार की फिक्र उन्हें भी थी। भले ही आराम से उनका कभी उतना करीबी रिश्ता ना रहा हो, लेकिन राशि उस घर की इकलौती बेटी थी, जिसे कामनी जी भी बेहद प्यार करती थी। वो चाहती जरूर थी कि उनका अपना बेटा बिजनेस संभाले, आराज के जैसा उसका भी नाम हो। वो आराज के पीछे नहीं, आगे चले। वो इस मामले में आराज से जलती जरूर थी, लेकिन कभी बुरा नहीं चाहा था। शिवानी जी से उनकी जलन तो नॉर्मल थी, जो आमतौर पर देवरानी और जेठानी में होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल की बुरी थी। उनकी बात सुनकर नकुल की आंखों में अजीब से भाव उमड़े। परिवार का सदस्य, ये नहीं बनना था मुझे। मैंने तो कॉलेज टाइम में इससे दोस्ती ही इसलिए की थी ताकि आगे चलकर मैं इसकी जायदाद को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। लेकिन जब इसको राशि की ओर इशारा करके पहली बार देखा तो प्यार हो गया था मुझे। मैंने सोचा अगर राजवंशी परिवार की इकलौती बेटी से शादी कर लूं तो मुझे पैसे भी अपने आप ही मिल जाएंगे। इस जायदाद में इसका भी तो हिस्सा होगा ही। लेकिन तुम सबने मुझे इसका भाई घोषित कर दिया। उस वक्त बहुत गुस्सा आया था मुझे। मन तो किया कि भाई सबको मार दूं, लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मेरे प्यार में पड़ जाए तब भी बात बन सकती है। मैंने इसे इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इसने राशि को घूर कर उस 2 कौड़ी के लड़के को चुना जो उस वक्त खुद अपनी बहन पर निर्भर था। फिर मैंने नया प्लान बनाया, इसे पत्नी बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि तब तक मेरी नज़र इस पर ध्वनि की तरफ इशारा करके इस जो पड़ गई थी। नकुल की आंखों में ध्वनि के लिए हवस साफ दिख रही थी। वही सब उसकी बेशर्मी पर दंग थे। ये थी उसकी असलियत,
जो इतनी घिनौनी थी। उसकी नज़र ध्वनि पर टिकी देखकर आराज की भयंकर आवाज़ गूंजी। नजरें नीचे। नकुल हंसकर उसकी तरफ देखता है। क्यों बे, तुझे कब से इसमें इंटरेस्ट आ गया? तू तो इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था ना। आखिर तू भी इसकी खूबसूरती में फंस ही गया। जबान संभाल कर बात कर, बीवी है वो मेरी। आराज कुर्राया। ओह, तो मैं डर गया। वो डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। अपने चेहरे से खून साफ करते हुए वो कहता है, बीवी हूँ, पूरा इंतजाम कर दिया था मैंने, सब कुछ प्लान कर लिया था। राशि की ओर देखकर, उस दिन अगर ये कोमा में नहीं जाती, फिर भी मारी जाती और इल्जाम आता इसके आशिक पर, लेकिन ये बच गई। खैर फिर भी मेरे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बचकर भी मेरे लिए मर ही गई थी। मैंने अपने प्लान के हिसाब से इसके आशिक पर इल्जाम डालकर तुझे इसकी बहन के खिलाफ भड़का दिया, झूठे सबूत दिखाकर अपनी बात साबित की और इसे तेरी नज़रों में गिरा दिया। आज मैं इसे अपना बना लेता तो दिल को चैन आ जाता। दोनों में से किसी को अपना नहीं बना पाया, इसका अफसोस तो मुझे रहेगा। खैर अभी नहीं तो कभी और सही। ऐसा कभी नहीं होगा, आराज गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।